सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतिहास का जो चैप्टर है मौर्य वंश उसके 24 क्वेश्चन करेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिस्ट्री से, पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिस्ट्री से, साथ ही यूपीएससी और इसके अलावा यूपीएससी और पीसीएस इनके लिए, क्योंकि उसमें भी इस लेवल के ये थोड़े से क्वेश्चन कठिन टाइप के हैं, यानी कि हायर एग्जाम के हिसाब के। लेकिन जो छोटे एग्जाम भी देना चाहता है वो भी देखेगा तो उनके लिए और आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो लोग भी इस तरह का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। आपके लिए इस तरह की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और मैं आपको सभी का चैप्टर का इस तरह की वीडियो दूंगा। आपको इस वीडियो में देखने से पता चलेगा, जो भी आप मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन को साथ साथ संक्षिप्त विवरण भी दूंगा, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ले लेते हैं पेन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख मिलता है? इसमें 4 ऑप्शन है। ए है अर्थशास्त्र, बी है मुद्राक्षर, सी है महाभाष्य और डी है परिशिष्ट पर्वत। तो इसका सही आंसर है सी। तो दोस्तों, पहले कर लेते हैं महाभाष्य के बारे में बात थोड़ी सी। तो महाभाष्य दोस्तों, इसके जो लेखक है पतंजलि है और यह जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी पर, जो अष्टाध्यायी है बुक है, उस पर एक भाष्य लिखा हुआ। और दोस्तों, जो ये महाभाष्य है ये संस्कृत का व्याकरण की किताब है, यानी इस पे व्याकरण के बारे में बताया गया है। संस्कृत के जो 3 व्याकरण लिखने वाले 3 विद्वान हुए हैं, उनमें एक तो पतंजलि है, दूसरे पाणिनि है और एक है कात्यायन। दोस्तों, इसमें एक तो चंद्रगुप्त की सभा का वर्णन मिलता है और चंद्रगुप्त की सभा के साथ साथ उनके मंत्रों का भी इसमें वर्णन मिलता है। दूसरा, पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ में पतंजलि पुरोहित थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि किस पुस्तक में जो है यह वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ में पतंजलि पुरोहित का काम किए थे। तो दोस्तों, ये भी महाभाष्य में ही मिलता है। अब इसके बाद चलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, इसके लेखक जो है कौटिल्य हैं और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, यानी कि जब 319 में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तो उस समय का है। और यह भी संस्कृत का है, लेकिन पहला वाला जो हमने पढ़ा था अभी महाभाष्य, वो व्याकरण है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि महाभाष्य किस तरह का पुस्तक है, तो महाभाष्य व्याकरण है। लेकिन अर्थशास्त्र किस तरह का है, तो दोस्तों ये राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स संबंध का है और इसकी जो शैली है उपदेशात्मक है। इसमें 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है और 180 उपभागों में बटा हुआ है। 6 आधार यहाँ इसमें श्लोक दिए गए हैं। तो ये अर्थशास्त्र का छोटा सा संक्षिप्त। उसके बाद मुद्रा राक्षस के बारे में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, या तो इसके रचयिता का जैसे पूछा जाता है। आप यूजीसी नेट के एग्जाम के पुराने पेपर उठा लीजिए, अर्थशास्त्र का कम, लेकिन मुद्रा राक्षस के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो है विशाखदत्त और ये संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। अब यहाँ पर पुस्तक में बताया ना, वो ये भी पूछ लेते हैं पुस्तक, तो मुद्रा राक्षस किस तरह की पुस्तक है? ये ऐतिहासिक नाटक है, एक तरह का नाटक है। और यह भी जो है इसका समय 4वीं से 5वीं शताब्दी के है। और इसमें जो वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का राजनीति का विश्लेषण ही इसमें किया गया है विशाखदत्त की जो है मुद्रा राक्षस में। अब बचता है ये कौन सा? परिशिष्ट पर्वत। तो दोस्तों, परिशिष्ट पर्वत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यह राजनीति संस्कृत ग्रंथ है, यह भी राजनीति का संस्कृत ग्रंथ है। इसके लेखक हेमचंद है और ये 12वीं शताब्दी का है। तो दोस्तों, यहाँ पर इतना ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा बताने की कोशिश करो। सारनाथ के धर्मराजी का स्तंभ का निर्माण करवाया था? ए अशोक ने, बी कनिष्क ने, सी मीनानंद ने, हर्ष ने। तो इसका सही ऑप्शन जिस पर लगा है यही है, अशोक ही होगा। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। धर्मराजी का स्तंभ दोस्तों, यह बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है और 1907 से 1908 में जॉन मार्शल द्वारा इसको खोजा गया था, यानी इसकी जो खोजी, निर्माणकर्ता इसके अशोक है और जो है ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। इससे ज्यादा मैं इसके बारे में आपको और कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना ही इसके बारे में है।
खोजा किसने था? जॉन मार्शल ने खोजा था 1907-8 में, और ये अशोक ने बनवाया था। बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक भूमि मापन की इकाई थी? ए धरण, बी कर्ष, सी निवर्तन और डी विशोपक। तो दोस्तों तीसरे का निवर्तक, इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपको ये मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4, थोड़ा सा मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ रिफ्रेश, क्योंकि काफी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में या विदेशी जो कुछ इतिहासकार हैं, ए पे दिया प्लेनी, बी पे जस्टिन, सी पे स्टोरी और डी पे मैगस्टीन। तो निम्न में से सैंड्रोकोस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट आपस में हुई थी, उसका उल्लेख किया है। तो दोस्तों इसमें चौथे का जो है, जो लगा है निशान, वही है जस्टिन। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इनके बारे में। जस्टिन ने जो है क्या था, एक बोलते हैं कि जब वो आया था सिकंदर युद्ध के लिए, तो ये इनको सिकंदर की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था, लेकिन वहां पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया तो वहां पर इनकी भेंट हुई थी, ये ऐसा जस्टिन ने बोला, और इनको मारने के सिकंदर ने आदेश दे दिए थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहां से भाग के आ गए थे, और इसी पे जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बारे में कहा था कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, चतुर और चालाक होना चाहिए। तो जो उनकी ही इसी बातों पे कहा था। तो ये इसका जो है बी आंसर सही है। अब थोड़ा सा मैं जैसे इसमें हेरोडोटस थे, यूनानी लेखक थे, उन्होंने भी बताया है कि जो कुछ ऐसा वो दिए हैं। प्लेनी जो है उनकी पुस्तक का नाम, जिसमें नंबर ए पे दिए है प्लेनी, तो उनकी प्राकृतिक इतिहास उन्होंने लिखी है, जिसमें भारतीय पशु पक्षियों की और खनिज इत्यादि के बारे में बताया गया है। मैगस्तीनी के बारे में आप बता सकते हो कि मैगस्तीन की जो इंडिका पुस्तक थी, उसमें जो है भारत के यहाँ के प्रशासनिक सभा के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया। उन्होंने समाज को बताया कि 7 भागों में विभक्त था, समितियों के बारे में बताया कि 6 समितियां जो है यहाँ चलाती थी, ये जो है इनके बारे में बताया। प्रश्न नंबर 5, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त और डी देवगुप्त। तो दोस्तों पांचवे का जो है इसमें वो निशान नहीं लगा, तो मैं लगाता हूँ, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे बचपन में। तो दोस्तों जैसे कि आपने पता ही होगा जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और काफी फेमस थे। तो कौटिल्य का जन्म जो हुआ था, पहले जन्म एक क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी इसमें भी आएगा, कौटिल्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों तक्षशिला में हुआ था। उनकी माता का नाम यशोमती था, पिता का नाम चणक था, चणक ऋषि बोलते थे उनको, चणक था। और अन्य नाम जो है मैं बताऊं, जो बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, और यह जो है उनके पिता ने दिया हुआ उनका नाम था। उनका एक अन्य नाम दंडी भी था, उसके बाद कम दम भी था। इसके अलावा चाणक्य, चाणक्य पुत्र होने के कारण इनको चाणक्य कहा जाता है। वात्स्यायन यानी हेमचंद की जो पुस्तक है उसमें इनका नाम, अभी मैं आपको बताया था हेमचंद की पुस्तक है, तो उसमें जो है इनका नाम क्या, वात्स्यायन लिखा है। और पक्षिण स्वामी, पक्षिणन स्वामी भी इनका नाम मिलता है। इसके अलावा इनको द्विज सर्व यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण, वर्णाश्रम धर्म पोषण, यानी मतलब वर्ण धर्म का पोषण करने वाले, भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह नाम जो है इनके अन्य नाम है। प्रश्न नंबर 6, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधी नाटक है, ये आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो दोस्तों इसमें जो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि आपको मैंने अर्थशास्त्र के बारे में पहले ही बता दिया है कि जो अर्थशास्त्र है वह कौटिल्य द्वारा रचित है, 4वीं शताब्दी का है, संस्कृत का जो राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी शैली जो है अनुदेशात्मक है, 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है और 180 उपअध्याय है, और 6000 जो है इसमें श्लोक है।
इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र तुलव मैकियावेली के द प्रिंस से इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है, उसके बराबर माना। जो एक मैकियावेली की पुस्तक है, बहुत ही फेमस है राजनीति पर, द प्रिंस, उससे अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अर्थशास्त्र के बारे में दंडी ने 10 कुमार चरित में कहा है कि मौर्य को दंड नीति सिखाने के लिए, किसने, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा है कि मौर्य को दंड नीति सिखाने के लिए विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोकों की रचना की। तो दोस्तों यह किसने, दंडी, जो एक हुए हैं इतिहास का, उन्होंने कहा है। और अर्थशास्त्र में जो है चंद्रगुप्त और बिंदुसार की 6 समितियों का, कृषि पत्रिका और कुंभकारी आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें अर्थशास्त्र में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूछे जो समितियों का वर्णन किस में मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। अर्थशास्त्र में जितनी भी समितियों का जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो चलाती थी, सहायक होती थी समिति, उनका वर्णन मिलता है क्या, नहीं मिलता है। कृषि पत्रिका वर्णन अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है, यह भी जो मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। कुंभकारिका यानी कि जो समाज को 4 भागों में कौन कौन थे, वो भी वर्णन इसमें नहीं मिलता है, ये सब कुछ वर्णन इसमें नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य का 7वां अंग था। तो दोस्तों 7वां जो अंग था सबसे लास्ट में जो था वो कौन सा था, मित्र था। यानी कि जो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है उसमें जो है उसने राज्य के सप्तांग से उनका, और इसका तो वर्णन है अर्थशास्त्र में मिलता है कि जो राज्य के चलाने के लिए सप्तांग थे, सबसे पहला 7 सप्तांग बोला जाता था, सिद्धांत थे, उसमें सबसे पहला सिद्धांत में आ जाता था राजा, जो स्वामी होता था पूरे राज्य का। उसके बाद आते थे अमात्य। अमात्य होते थे, कहने मतलब उन्हीं वंश के या राज परिवार के जो है राजकुमार होते थे, और वो जो है जहां जहां रहते थे उनको अमात्य कहा जाता। तीसरे में आता था जनपद, जो राज्य के जनपद होते थे, फिर उसके बाद दुर्ग आता था, उसके बाद कोष, उसके बाद कोष के बाद सेवा, मित्र, और उसके बाद मित्र, और राजा प्रथम और मित्र अंतिम था। सभी राजा पर निर्भर ये रहते थे। तो दोस्तों यह जो था राज्य को चलाने के लिए 7 सिद्धांत थे मौर्य वंश में। प्रश्न नंबर 8 है, कौटिल्य कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों कौटिल्य के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। कौटिल्य जो है तक्षशिला के रहने वाले थे, और मैंने इनके बारे में बताया, इनकी जो है यशोमती माता जी थी, और पिताजी का नाम चणक था, और इन्होंने अर्थात की वो रचना की है, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के भी प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये सब इनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब प्रश्न इसमें देख नहीं रहा, 9वां देखते हैं, किस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्हारा स्थान से होते हैं। यानी कि जो एक कहने मतलब ऐसा कौन सा स्थल है जहां कुम्हारा स्थल बोला जाता है, जिससे या उसकी पहचान होती है। तो दोस्तों ये जो है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, और डी जो है श्रीवास्ती। तो दोस्तों 9 का जो है बी है, यानी पाटलिपुत्र को ही कुम्हारा, गिरिजवार और इसके अलावा राजगृह आदि के नामों से जाना जाता है। इसके अलावा एक चीज और है, क्या मेरे को बाग, एक कोई बाग था वहां पर मिला था, वो बाग भी यहाँ पर ही मिला हुआ है। कौन सा बाग था ध्यान नहीं आ रहा है, एक बाग है जिसकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 हो गया, 10। हाँ, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। और दोस्तों ये तो क्वेश्चन ही आ गया। तो दोस्तों कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रीवास्ती का, वाराणसी का। तो दोस्तों यह बन बल बुंदेली बाग, और यह क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में। बुंदेली बाग का प्राचीन स्थल का किससे संबंध है। तो वहां पर पाटलिपुत्र, राजगृह और कौन कौन से शब्द थे, तो उनमें से आपको बताना था, तो इसका यही सही है। अब पेन ले लेते हैं, पहले दूसरा पेज आ गया। प्रश्न नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो
चंद्रगुप्त को जो है 317 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों इन्होंने किया था 305, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट होगा, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस जो था सिकंदर का, आपको पता ही होगा, तो सेनापति सिकंदर का, जो सिकंदर महान था उसका सेनापति था, और सीरिया में इसका शासक था, नहीं सीरिया का शासक था। उपाधि जो ले रखी थी सेल्यूकस ने, निकेटर, जिसको विजेता या तो विजेता बोल दो, और इसने 305 में जो है सिंध पार किया था, और सिंध पार किया जब यह चंद्रगुप्त से हार गया। 305 के बाद 303 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली, और इस संधि को अंतरराष्ट्रीय प्रथम संधि भारत की माना जाता है। और ये क्वेश्चन भी आया है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी थी, तो चंद्रगुप्त की और सेल्यूकस की जो संधि हुई थी उसी को माना जाता है। विजय के कारण जो है ये संधि हुई, संधि में भी 4 चीजें इसमें निकल के आई। इसमें 4 राज्य मिले। आर्कोसिया, जिसको आज गांधार है, उसको पहले आर्कोसिया बोल देते थे, गांधार भी जो है इस संधि में इसको चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस को से मिला था। उसके बाद जो आज का काबुल है उसको बोलते थे पेरोपनिसडाई, पेरोपनिसडाई भी इस संधि के कारण मिला था। उसके बाद हेरात, जिसको गरिया बोलते थे, और मकराना को जेडोसिया बोलते थे। तो जो ये चारों स्टेट मिले थे, और संधि के तहत ही जो सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया था, और इस विवाह को भी प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना गया था। इसके अलावा 500 हाथी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, और एक उपहार भेंट स्वरूप उन्होंने अपना राजदूत, यानी कि जो मेगिस्थिनीज है और जिसने इंडिका की रचना की है, भारत का बहुत बड़ा वर्णन उसमें मिलता है, वह भी इनको मिला था। और दोस्तों उसी में पाटलिपुत्र, यानी जो पाटलिपुत्र था, तो उसको जो है पाली ब्रोथक कहा गया है इसमें उस बुक में, और जो बुलंदी बाग का भी जिक्र उसी में हुआ है। तो दोस्तों यह था 11 का। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको सही आंसर चुनना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ जो है स्थल के नाम है, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ स्मारक है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर घोषिता राम मठ की बात करते हैं, तो घोषिता राम मठ कहाँ पे है, कौशाम्बी में। और यहाँ पर जो है बुद्ध आए थे, और वहां पर एक घोषित नाम का एक क्या थे, बनिया कह लो, या ये बनिया या बिजनेसमैन थे, और उन्होंने उनकी सेवा की थी। तो वहां पर उन्हीं के, या उन्होंने ही फिर बनवा दिया था, लेकिन उसका नाम जो है घोषिता राम कर दिया, कहाँ, कौशाम्बी। उसके बाद है रानाभर स्तूप। रानाभर स्तूप जो है ये कहाँ पर है, कुशीनगर में है। धमेत स्तूप दोस्तों सारनाथ में है, और सारनाथ में जो क्या नाम है, धमेत सहेत ऐसे कुछ नाम से बोलते हैं, वो स्तूप भी यहाँ पर नहीं, हाँ धमेत जो है सारनाथ में है, और सहेत महत जो है श्रीवास्तव में है। अन्य की बात करें तो दोस्तों जो कैमूर लेक है वो बिहार कैमूर की पहाड़ियों पर है। उसके बाद कनगन हल्ली स्तूप क्या है, एक बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस है, जिसके क्वेश्चन भी आ चुका है। कनगन हल्ली स्तूप कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये गुलबर्मा कर्नाटक में है। और कई बार कनगन हल्ली स्तूप के बारे में पूछा गया है, या किस ये भी पूछ लिया जाता है जैसे कर्नाटक में होने का, किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक है वो भी क्वेश्चन में पूछा है, देऊर कुठार स्तूप कहाँ पे है, तो दोस्तों यह रीवा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बुनेर अभिलेख ये पेशावर पाकिस्तान में है। लपक अभिलेख काबुल पाकिस्तान में है। तो दोस्तों ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गए हैं और आगे भी पूछने की उम्मीद है। अब प्रश्न नंबर 13,
गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सी राजस्थान के जयपुर जिले में, डी बिहार के चंपारण जिले में। तो दोस्तों 13 का जो क्वेश्चन है वो है बी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दतिया जिले में, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। तो दोस्तों अब आपको यह तो खैर बहुत बड़ा एक मैं वीडियो आप में देख लेना, यह मैं बनाऊंगा। अशोक के 14 बड़े शिलालेख हैं, 7 जो है लघु शिलालेख है, स्तंभ लेख है, इन सब के बारे में एक वीडियो। पहले तो ये शिलालेख 14 क्या है? 14 शिलालेख मतलब 14 जगह नहीं है, शिलालेख 14 चीजें लिखी हुई हैं, वो सिर्फ 8 जगह पर। तो इस तरह आपको पूरा शिलालेख का एक बार समझ लेंगे ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा शिलालेख से, स्तंभ लेख से, गुहा लेख से, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों अब मैं यहां पर कुछ आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश रूपनाथ लेक है जबलपुर में, गुजरा लेक है दतिया में, और उसके बाद सारा गारो लेक शहडोल में है, पनगुड़िया या बुधनी लेक सीहोर में है। अब इसके बाद यहां पर जो दिया है सहसाराम बिहार में, सहसाराम बिहार में क्या क्या है, और सहसाराम बिहार में भी है ये जो स्मारक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है दतिया के अलावा अरोरा लेक भी है मिर्जापुर में। राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में भाबरू और बैराट जयपुर में अभिलेख मिले हैं। इसके बाद कर्नाटक में तो लंबी चौड़ी है, मास्की में लेख मिला है, मास्की लेक रायचूना में है। ब्रह्मगिरी लेक चिंतन गुड्डा क्या जो सी जगह है। सिद्धपुर अभिलेख जटिंग रामेश्वर लेक, और जो ये जटिंग रामेश्वर लेक है यह ब्रह्मगिरी के समीप मिला है। नेतूर एवं उडेगोलम लेक बेलारी में मिला है। गोबीमा या पालकी गुंडू लेक कोप्पल से मिला है। संगाली लेक गुलबर्मा से मिला है। आंध्र प्रदेश में जो है अरिगुंडी एवं राजू मंदिरी अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों ये जो है क्या थे, जो इसके अशोक के जो है स्तंभ स्मारक थे, या इनको लघु शिलालेख बोले, शिलालेख यहाँ पर मिले हुए हैं। प्रश्न नंबर 14 कालसी प्रसिद्ध है। हे बौद्ध चैतन्य द्वारा, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिर के कारण। तो दोस्तों इसका जो सी आंसर अशोक के शिलालेख के कारण ये प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बता दूं जो अशोक महान हुए हैं उनके 8 स्थानों पर लघु शिलालेख विस्तर शिलालेख यानी बड़े शिलालेख मिले 8 स्थानों से। अब मैं यही कह रहा था आपके इनके शिलालेख के बारे में अगर आप इनकी जानकारी ले लें तो दोबारा वीडियो एक बार देख लें। यानी कि जो बोलते हैं ना अशोक के 14 शिलालेख, 14 शिलालेख का मतलब किसी शिला, जैसे मान लिया एक शिलालेख अगर हमने विस्तार से कह दिया कि इनके विस्तार शिलालेख, यानी कि एक साथ 14 शिलालेखों को लिखा गया, वो है 14 विस्तार शिलालेख। अब वो कितनी जगह पे लिखा गया है, वो है 8 जगह पे। तो आपको ये समझना, कई बार हम ये समझ लेते हैं 14 शिलालेख 14 जगह होंगे, एक जगह कुछ लिखा है एक जगह नहीं। 14 जो उनके शिलालेख है वो 14 के 14 जगह मिले हैं, वो सॉरी 14 के 14 8 जगह मिले सिर्फ, लेकिन वो 14 के 14 लिखे गए हैं, उनको हम बोलते हैं विस्तार। सबसे पहले जैसे गिरनार गुजरात में है, एक पहला जो 14 शिलालेख है। दूसरा है
शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, दूसरी जगह ये मिला है। तीसरा धौली, ये पुरी में है उड़ीसा में, तीसरा जो विस्तार शिलालेख मिला है। जोगट गंजाम उड़ीसा में है। पांचवा कालची देहरादून उत्तराखंड में है। मानसरोहा हाजरा पाकिस्तान में है। हिरनगुंडी कुन्नूर आंध्र प्रदेश में है। और चौथा पोपारा कौन सी जगह, तो महाराष्ट्र में है ये। तो दोस्तों ये विस्तार जो शिलालेख है 8 जगह से मिले हैं, जो इनके 14 विस्तार शिलालेख है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है अशोक का शिलालेख मिलने के कारण कालसी भी फेमस है, जो देहरादून उत्तराखंड में है आज की डेट में। अब प्रश्न नंबर 15, अगर 15 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें निम्न में से किन शिलालेख में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण का उल्लेख मिला है? तो शिलालेख जो 14 मिले हैं इनके, यानी कि शिलालेख 8 जगह से 14 जो है, यानी 14 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे गए हैं। उसमें से पूछ रहे हैं कौन से अभिलेख में सहिष्णुता के प्रति समर्पण का उल्लेख मिला है। ए शिलालेख 13 में, शिलालेख 12 में, शिलालेख 7 में, या भामरू लघु शिलालेख में। तो दोस्तों इनके 14 हैं। 14 में मैं बताता हूं सबसे पहले में क्या लिखा है। इसमें पशु हत्या का निषेध बताया गया, और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन मेन अगर पूछा जाता है, पहले जो अभिलेख हैं 14 अभिलेख, यानी कि 14 लिखे हुए जो लेख हैं वो 8 जगह से मिले हैं। उसमें पहले में पशु हत्या पर निषेध। दूसरा पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है, जैसे चेल, चोर, पांडव और दूसरे भी जो कुछ पड़ोसी राज्य थे उनसे भी बताया गया। तीसरे में अधिकारियों का उल्लेख किया गया, जैसे युक्त हो गया, रज्जुक हो गया, प्रादेशिक हो गए। और चौथे में दो है धर्म घोष का प्रभाव, यानी कि धर्म घोष के बारे में बताया गया। पांचवी में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। छठे में कहने मतलब प्रजा की सूचना के बारे में बताया गया कि मैं कहीं पे भी रहूं मेरे को प्रजा की सूचना मिली। छठे में। सातवें में सभी जगह सभी प्राणियों के लिए है, यानी कि कोई भी किसी भी जगह किसी भी धर्म का व्यक्ति निवास कर सकता रह सकता है। आठवें में धम्म यात्रा का उल्लेख किया गया है, और इसमें बताया गया 256 जो रात्रि हैं वो अशोक के द्वारा कहने मतलब बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए भारत में बिताई गई हैं। और 9वें में धम्म मंगल के बारे में बताया, यानी शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। 10वें धर्म की श्रेष्ठता पर विचार किए के लिए बताया गया है। 11वें में धर्म दान के बारे में कि दान देना चाहिए, और इसमें यह भी बताया दान के साथ साथ ज्यादा बचत भी नहीं करनी चाहिए। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और साथ ही साथ कलिंग युद्ध के साथ साथ जो विदेशी राजाओं का वर्णन है। और 14वें में आगे लेख लिखने के बारे में बताया गया कि आगे और भी लेख इस तरह के लिखे जाएंगे। तो दोस्तों यह था आपका इस बारे में इनमें बताया गया, मैंने सभी का आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 16, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे कहाँ का निवासी थे? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जो भी अब मैंने बताया ना पहले जो 13वें वाला जो अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध के साथ साथ बाहर के जो कुछ राजा हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों इसमें एक तो साइरोन दिया है, दूसरा मिस, और तीसरा मकदूनिया, और चौथा सीरिया। तो इसका सही पहले ले लेते हैं, तो इसका जो होगा बी ऑप्शन राइट होगा। अभी मैं आपको 13वें अभिलेख में जो है क्या क्या वर्णित है, किस विदेशी शासकों के नाम है वो बताता हूं। एक राजा का नाम है अंतियोक, या उसको एंटीओकस भी बोलते, दोनों नाम मिलता, कहीं कहीं अंतियोक या एंटीओकस। तो दोस्तों यह सीरिया के राजा का नाम का वर्णन 13वें अभिलेख में मिलता है। उसके बाद तुर्मे या टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय। तो दोस्तों यह जो है कहाँ का, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये मिस्र, टालेमी बोलो या इसको, या टालमी बोल दे, ये कुछ नाम ऐसे हैं। तुर्रम, या इनको तुर्मे भी बोला जाता है, ये मिस्र के हैं। अंतिकिन
अंतिकिन या अंटीगोनस, ये मैसेडोनिया या जिनको मकदूनिया बोलते हैं वहां के शासक। मग या मगस, एपिरस, ये एपिरस के शासक के वर्णन मिलता है जो अभी सीरिया है। और अलिक सुंदर, ये सीरीन। तो दोस्तों ये जो है 13वें विलोक में 5 देश के 5 शासकों के नाम मिलते हैं और उसके भी क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार पूछ लिया जाता है कौन से कहाँ के राजा। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किसने अशोक को मातृ देवी का उपासक बताया है? ए स्मिथ, बी पतंजलि, सी तारानाथ, डी फ्लीट। तो दोस्तों यहाँ आपको लगी रहा निशान सी तारानाथ है। तो दोस्तों तारानाथ के बारे में मैं थोड़ी सी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यह तिब्बत बौद्ध धर्म के लांबा, जैसे अभी ना बौद्ध धर्म के लांबा, तिब्बत के लांबा अपने भारत में शरण लिए हुए हैं, इसी प्रकार तारानाथ भी तिब्बत के बौद्ध धर्म के लांबा हुए हैं। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म के बारे में इतिहास लिखा है, और इन्होंने जो इतिहास लिखा है ये काफी फेमस भी हुए हैं। और इनकी काफी, तो इन्होंने ही बताया है कि अशोक को जो मातृ देवी का उपासक बताया। प्रश्न नंबर 18, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के अभिलेख में, सी पुराणों में, डी मेगिस्तीन की इंडिका में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी पहले भी बताया है, इसमें सही आंसर होगा मेगिस्तीन की इंडिका। समाज का वर्णन, कृषि का वर्णन और समितियों का वर्णन कोई भी किसमें नहीं है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। अशोक के शिलालेख में जो आपको बताया 14 शिलालेख एक जगह है, लघु शिलालेख 7 है। इनमें जो है किसी भी तरह का बौद्ध धर्म के संबंधी, प्रजा के संबंधी, उनकी सद्भावना, धर्म विजय, यात्राएं, इसके बारे में वर्णन लिखा गया है। और पुराण तो बाद में ही लिखे गए हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं। पुराणों में तो क्या ये जो है पुराण, विष्णु पुराण विष्णु के बारे में, अग्नि पुराण अग्नि के बारे में, ये चीजें लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैगस्टीन की इंडिका ही है जिसमें लिखा बताया गया है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा मौर्य काल के जो अगर आप बात करें मौर्य काल के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो दोस्तों मौर्य काल जो है वहां उस समय का लिखित, मान लिया बोलते हैं इंडिका विलुप्त हो गई है या उनसे मिलता है, उद्रवण के कारण ही हम कुछ जानकारी। लेकिन जो पक्के स्रोत है मौर्य काल के वो क्या है? एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है मेगस्थनीज की इंडिका, तीसरा है अशोक के अभिलेख, और चौथा जो अगर ये तो आपको रिलेटिव हो जाता है, तीसरा एक ऐसा ऑप्शन भी आता है जो क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया है और उसमें गलत कर देते हैं। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों और सबसे अगर विस्तार वर्णन किया जाए, वर्णन जो मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिक नहीं कर देना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आया था ऑप्शन में इंडिका से मिलता है या कौटिल्य के, तो बहुत से कंफ्यूज होता थे। तो विस्तार जो वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का वो किसमें मिलता है? मेगस्थनी की इंडिका में मिलता है। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था, एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, ऊसर भूमि थी। तो जैसे कि निशान लगा है सी है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी ये, तो सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। और कुछ मैं आपको थोड़े से उस समय के अन्य करों के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन से कर लेते थे। जैसे सीता कर हो गया, वो भूमि से संबंधित था। एक था प्रणव कर, जो आपातकाल में लगाया जाता था, या आपातकाल में। हिरण्य कर, ये क्या था? नगद कर था। एक विष्टि था, विष्टि कर बोलते थे। मान लिया कोई गरीब है, उसके पास जो कर, जैसे मान लिया मजदूर है, उसके पास जमीन नहीं, जमीन वाला तो कर दे देता था, कहने मतलब उसकी में दे दिया, कुछ मान लिया नगद भी दे दिया या अनाज दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके पास पैसे भी नहीं थे, अनाज भी नहीं थे, तो उनसे क्या उनसे कर लिया, उनसे लिया जाता था बेगार कर, यानी कि उनसे काम करा लिया जाता था। तो उसको विष्टि बोला जाता था, जिसको बेगार कर। एक था वर्तनी कर, जो सड़क बनवाई थी, इन पर सड़क पर आते जाते थे तो उनको वर्तनी कर बोलते थे।
मूसिक मूसिक कर, प्लेग फैलने पर, पहले प्लेग की बहुत बीमारी खतरनाक थी और उस समय तो और भी ज्यादा होगी, तो प्लेग फैलता था, एक कर लिया जाता था, उसको बोलते थे मूसक कर। प्रवेश्य यानी कि कोई प्रवेश की वस्तु आती थी उसको आयतकर बोल दिया जाता था। तो ये था उसका उस समय का ये। अब प्रश्न नंबर 21, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे, यानी कि जो, तो इसमें दोस्तों समाहर्ता पे ही क्लिक लगा है और यही सही आंसर है, और मैं इस पर वो भी लगा देता हूँ। और आपको जो है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं, विभाग किस किस के थे, तो आप इसका अंतपाल थे जो उनके कहने मतलब जो वहाँ के अंदर का जो काम उम देखते थे वो थे, व्यवहाचारी पत्र व्यवहार का देखते थे, ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा। और मैं अगर बताऊं तो बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप का प्रभावी था, माप तोल का प्रभावी था? यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों यहाँ पर पोतवाध्यक्ष लिखा है, परिणयाध्यक्ष लिखा है, शीताध्यक्ष लिखा है, सुनाध्यक्ष लिखा है। तो दोस्तों मैं है जैसे यहाँ पर जो है जैसे नातोल का जो इसका सही आंसर तो यही है, ए है। मैं आपको बताऊं शीताध्यक्ष भूमि विभाग का अध्यक्ष था, जैसे शीता कर था भूमि संबंधी था, तो शीताध्यक्ष कृषि विभाग का था। और उसके बाद विविता अध्यक्ष चरागाह विभाग का अध्यक्ष था। कुप्याध्यक्ष वन संपदा इत्यादि वन संपदा अध्यक्ष था या वन संपदा विभाग का अधिकारी था। उसके बाद पोतवाध्यक्ष, ये जैसे अभी हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन में आया है, पोतवाध्यक्ष क्या था, माप तोल का अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष छाप खाना जो प्रिंटिंग हाउस था उसका अध्यक्ष था। मानाध्यक्ष, माना मतलब दूरी, मान दूरी, दूरी का अध्यक्ष था। पप्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग। संस्थान अध्यक्ष व्यापारी मार्ग का। सुनाध्यक्ष बूचड़खाने। और नवाध्यक्ष जहाजरानी। ये जो है सब क्या थे, ये अध्यक्ष थे, और आपको थोड़ा सा इसके बारे में देखना होगा। प्रश्न नंबर 33, अशोक का निम्न में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित मानता है? अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित मानता है? ए रुम्मईदई स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सासाराम लघु शिलालेख, अहरोरा लघु शिलालेख। तो दोस्तों इसमें सी आंसर है। अभी हम थोड़ा सा वीडियो खत्म करते हैं। प्रश्न नंबर 24, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो एंटीगोनस गोनाटस हुआ मकदूनिया का अशोक के। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई वीडियो बनवानी है इस तरह की या किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो पक्का बना के दूंगा। हालांकि थोड़ा समय की प्रॉब्लम रहती है, मैं भी एक्चुअली ड्यूटी करता हूँ, लेकिन क्या करें, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद ऐसा लगता है पढ़ते रहो पढ़ाते रहो। तो आप लोगों को जो जानकारी है तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों से, और अगर मैं अच्छे से कुछ कमियां हैं तो उसको भी मेरे को बताने की कोशिश करें। मैं इतना जोर से इतना करना मतलब वीडियो नहीं आपको सेट कर सकता, जिससे मैं तो बस इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैंने फोटो खींच के आपको ये जो है कुछ है मैंने क्वेश्चन करते हुए एक नोट लिखे थे, तो उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी लाभकारी होगा। वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।